हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। मैं दीक्षा अजय बोरा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल 218 ब्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होगे। सो गाइस, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ अपना परिचय, यानी कि मेरा इंट्रोडक्शन ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। तो मैं हूँ उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से, और पिथौरागढ़ जिला आप सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे गाँव हैं। तो मैं एक छोटे से गाँव से हूँ, यानी कि जो मेरा मायका है वहाँ एक छोटा सा गाँव है, और गांव का नाम है कन्यूरी, जो कि पिथौरागढ़ से 48 किलोमीटर दूर तो पिथौरागढ़ से मुआनी है। मुआनी से 8 किलोमीटर आगे आता है कन्यूरी। और फिलहाल जहां मैं अभी रहती हूँ, जहां मेरा घर है शादी के बाद का, वो है भरकटिया, यानी कि पिथौरागढ़ से 7 किलोमीटर आगे है। और ये है वड्डा लाइन में। शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ब्लॉग। और मेरा जन्म हुआ था कन्यूरी गांव में, जो कि मैंने आपको बताया। कन्यूरी में गांव में ही पैदा हुई थी मैं, और मुझे अभी 22 साल हो रखे हैं। तो 22 साल पहले मैं पैदा हुई थी, और उस टाइम पे भी हमारा वही घर था जो मैं आपको हमेशा व्लॉग में दिखाते रहती हूँ अपने मायके जाते हुए, और अभी भी वही घर है। उसका कुछ रीज़न है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। मेरे जन्म एक सिंपल सी फैमिली में हो रखा है, और मेरी जो फैमिली है मायके वाली, मुझे मिला के वहाँ पे 5 लोग हैं। पापा, मम्मी, दादी, बड़ा भाई और मैं। और दादाजी, बहुत पहले ही दादाजी की डेथ हो गई थी। मतलब कि जब मेरी आमा प्रेग्नेंट थी, यानी कि मेरे पापा 7 महीने के पेट में थे, तो उसी टाइम पे मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी। उसके बाद मतलब मम्मी पापा दोनों का प्यार मेरे पापा को मेरी आमा ने ही दे रखा है। तो पापा का पालन पोषण मेरी आमा ने ही कर रखा है अकेले, और पढ़ाई वगैरह भी मेरे पापा ने ज़्यादा स्कूल नहीं पढ़ रखा है। पापा मम्मी दोनों ने ही ज़्यादा स्कूल नहीं पढ़ा है। मम्मी ने सिर्फ 5 तक ही पढ़ रखा है, और पापा ने 9th तक ही पढ़ रखा है, क्योंकि उस टाइम पे स्कूल भी बहुत दूर दूर हुआ करते थे। अभी भी आप देखते हैं कि वहाँ पे रोड नहीं है, तो बहुत दूर दूर स्कूल हुआ करते थे, तो और इतने पैसे वगैरह भी नहीं होते थे। फिर उसके बाद 1994 में मम्मी पापा की शादी हुई थी, और उसके मम्मी पापा की शादी के 4 साल बाद हुआ था मेरा बड़ा भाई, जिसका नाम विक्की राठौर है। और उसके 3 साल बाद हुई थी मैं पैदा। 2 साल की उम्र तक तो मैं गांव में ही रह रखी हूँ, मम्मी और आमा और मैं। बाकी मेरा भाई दिल्ली चले गया था पापा के साथ पढ़ने के लिए, और पापा दिल्ली में जॉब करते थे तब भी, और अब भी पापा दिल्ली में जॉब करते हैं। लेकिन हाँ, अलग अलग जगह जॉब करते थे, अभी अलग जगह जॉब करते हैं। उसके बाद हम जब मतलब मैं छोटी थी, 2 साल की थी, तो उसके बाद हम दिल्ली गए थे। मम्मी, मैं पापा के साथ दिल्ली गए थे, तो 1 साल हम वहाँ रहे थे। उसके बाद जब स्कूल जाने का टाइम आया था, तो फिर दिल्ली और यहाँ में बहुत ज़्यादा अंतर हो गया था। फिर दादी घर में होती थी, तो घर की जिम्मेवारी भी मम्मी के ऊपर होती है, क्योंकि एक बहू के ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारी होती है ना। तो तभी हम, जो मैं मुआनी नाम ले रही थी, जो कि हमारे गाँव से 8 किलोमीटर आगे पड़ता है, तो मैंने 8th तक वही पढ़ाई कर रखी है। और मैंने पढ़ा था पहले, मतलब वहाँ भी मैंने 2 स्कूल में पढ़ रखा है। पहले मैंने प्रगति पब्लिक स्कूल में पढ़ा था, उसके बाद हिमालय मॉन्टेसरी स्कूल है, वहाँ पढ़ा था 8th तक। उसके बाद जो मुआनी में स्कूल है इंटर कॉलेज, वहाँ पे उस टाइम पे होते टीचर नहीं थे, अभी शायद आ गए होंगे टीचर लगभग। तो मैंने वहाँ से पढ़ा नहीं, पता नहीं मुझे वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता था उस स्कूल में। तो फिर उसके बाद मैंने 9th से लेके 12th तक पढ़ रखा है डिडी हाट में। और डिडी हाट में भी मम्मी लोग मुझे, मतलब वहाँ पे भी मॉन्टेसरी है, लेकिन वहाँ पे हिमालय मॉन्टेसरी की जगह सूर्य मॉन्टेसरी स्कूल है, वहाँ पे डालने वाले थे, लेकिन वहाँ पे साथ नहीं था कोई। और फिर उसके बाद नई नई जगह, और मुआनी बहुत छोटा सा है, तो मुआनी के हिसाब से डिडी हाट बहुत बड़ा है, तो मैं वहाँ के स्कूल में ना जाके GGIC स्कूल में गई थी। और मेरी ताऊ की बेटी है पूजा दी, तो उसने भी वहीं से पढ़ा हुआ है, तो मैंने सोचा कि चलो यहीं चले जाते हैं। तो मैंने 9th और 10th 11th 12th वहीं से किया है। 9th तक तो मेरी पढ़ाई मतलब लगभग अच्छी चल रही थी, और जो 10th है ना, 10th में उसके बाद मैं गई, और फिर मम्मी से दूर गई थी, और दीदी की बेटियाँ थी उनके साथ रहती थी। तो ऐसा होता है ना, जब तक मम्मी पापा साथ होते हैं, तो हमको एक मतलब डर सी लगी रहती है कि पढ़ाई करने के मामले में। और उसके बाद फिर जब मम्मी पापा साथ नहीं होते, तो हम पढ़ाई की तरफ ध्यान कम देने लगते हैं। तो मेरा ऐसे हुआ था कि पढ़ाई की साइड थोड़ा ध्यान कम देने लगी थी। तो 10th में मेरी 2nd डिवीजन आई थी इसी चक्कर से। उसके बाद मतलब 2nd डिवीजन आई करके ना मुझे इतना अजीब सा हो गया था, बहुत ज़्यादा अजीब सा हो गया था।
फिर उसके बाद जब मैं 12th में गई, मतलब 11th में गई, उसके बाद जब 12th में गई तो 12th में मतलब मेरे अच्छे खासे नंबर आ गए थे। 12th में मेरी फर्स्ट डिवीजन भी आ गई थी। जब मैं 10th में थी ना तो मेरे को उसी टाइम पे एनसीसी के बारे में पता चला था, नेशनल कैडेट कोर के बारे में। और फिर उसके बाद ऐसा होता है ना कि सीनियर को देख के ऐसा लगता है किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है तो हम उसको करने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज़ मेरे साथ भी हुआ, मुझे एनसीसी बहुत ज़्यादा मतलब पसंद आ गई थी और ड्रिल वगैरह ये सब चीज़ बहुत अच्छा लगता था। मैं ऐसे सीखती भी थी, मतलब इंटरवल के टाइम पर उनसे सीखती भी थी। तो फिर उसके बाद मैंने 11th और 12th में एनसीसी ले ली थी और मुझे मतलब स्कूल टाइम पे 12th 11th फिर 12th में पेपर देने के बाद बी सर्टिफिकेट मिला हुआ था। और एनसीसी के साथ साथ मैंने 12th भी पास आउट किया था फर्स्ट डिवीजन से। ऐसा होता है ना कि लोग कहते हैं, मतलब लोगों के पास बहाना होता है पर कि एनसीसी ली तो फेल हो गए, ये हो गया वो हो गया, पर लेकिन मैंने दोनों चीज़ कवर कर ली थी। उसके बाद आती है बारी मेरे कॉलेज की। और जब 12th में पास आउट हुई थी तो मुझे कॉलेज करने का ऐसा कुछ मन नहीं था, मतलब मुझे ये नहीं था कि मैं कॉलेज करूं, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता था कॉलेज करना। और फिर मैंने 1 साल का गैप कर लिया कॉलेज में और मैं चले गई थी डीडी हार्ट से दिल्ली अपने पापा के साथ। 1 साल वहीं रही, वहाँ मैंने ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स किया था 6 मंथ का मैंने ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स किया। तो उसके बाद मुझे मतलब इंटरव्यू में भेजा और इंटरव्यू जो फर्स्ट इंटरव्यू था मैं उसमें निकल गई थी। और उसके बाद हमें गांव आना था तो मैं जॉब के लिए मतलब अप्लाई किया और इंटरव्यू भी दिया। और जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो फिर गांव आना पड़ा था किसी काम से। 1 साल भी हो गया था, गांव भी नहीं आए थे तो हम गांव आ गए। फिर उसके बाद गांव आए, फिर हम जब दोबारा दिल्ली गए 20-30 दिन बाद जब हम दोबारा दिल्ली गए तो फिर से मैं ऐसे यूट्यूब पे देखती थी एनसीसी की वीडियोस। तो मुझे ना और ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा कि यार मैंने एनसीसी करी लेकिन मैंने बी सर्टिफिकेट ही क्यों करा, पूरी सी क्यों नहीं करी, ऐसा हो गया था मुझे। जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि एनसीसी को लेके मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया था। तो उसके बाद पापा बहुत टाइम से कहते थे कि बेटा कॉलेज कर ले कॉलेज कर ले। तो फिर मुझे एक बहाना सा मिल गया था कि मेरी एनसीसी भी पूरी हो जाएगी और मतलब कि मेरा कॉलेज भी पूरा हो जाएगा। तो मैंने पापा को बोला कि मुझे कॉलेज करना है, लेकिन दिल्ली में कॉलेज नहीं कर पाई क्योंकि जहाँ हम रहते थे ईस्ट विनोद नगर, वहाँ से जो एनसीसी वाला कॉलेज था वो काफ़ी ज़्यादा दूर था। तो उसके बाद पापा ने मुझे रखा हल्द्वानी में रही थी बुआ के यहाँ पे, मैंने वहीं से एनसीसी करी थी। और एनसीसी का जो सिलेक्शन था वो सिलेक्शन भी होता है। तो मुझे अभी भी याद है कि हमारा जो सिलेक्शन हुआ था वो 20 अगस्त को हुआ था और उसमें दौड़ वगैरह कराते हैं, ये सारी चीज़ें कराते हैं। तो सिलेक्शन तो हो गया हमारा। उसके बाद बारी आती है स्ट्रगल की एनसीसी के। तो एनसीसी की जो कहानी है वो भी मैं आपको इसके बीच में बता। सबसे पहले तो जब मैं दिल्ली में 1 साल रही ना तो मैं बहुत आराम से रही हूँ, मतलब मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता था, बिल्कुल आराम से खा रखा है ऐसा वाला हुआ था। और फिर उसके बाद एनसीसी जिन लोगों ने करी होगी ना तो उनको एनसीसी का स्ट्रगल पता होगा। स्कूल में भी एनसीसी होती है पर लेकिन स्कूल में ना उतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है क्योंकि स्कूल में उतनी अचीवमेंट नहीं मिल पाती है एनसीसी को लेके, क्योंकि कहीं बाहर भेजते नहीं है। क्योंकि उस टाइम पे हम छोटे होते हैं 11th 12th में, तो मम्मी पापा ज़्यादातर भेजते नहीं है बाहर। और फिर उसके बाद जब मैं बुआ के यहाँ गई ना तो मेरी बुआ का जो घर है वो मेन हल्द्वानी में नहीं है, हल्द्वानी से 25 किलोमीटर आगे काला ढूंगी में है। तो सुबह बस का वेट करना, फिर आना, फिर कभी लेट हो जाना, पनिशमेंट मिलना एनसीसी में, ये चलते रहता था। फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर में सारी प्रैक्टिस करी, ड्रिल वगैरह तो मुझे पहले से थोड़ा बहुत आती थी। मेरी जो एनसीसी की जर्नी थी ना वो 5 साल की थी, मतलब 2 साल पहले लगातार, फिर उसके बाद 1 साल का गया, फिर 3 साल की लगातार। और जो मेरे पास एनसीसी के सर्टिफिकेट है ना तो मेरे पास एनसीसी के 2 बी सर्टिफिकेट हैं। और 1 साल गैप होने की वजह से पहले मुझे एनसीसी नहीं मिल पा रही थी कॉलेज में, मतलब 3rd ईयर में नहीं मिल पा रही थी क्योंकि मेरे बी करा था। तो मैंने सोचा कि चलो सीधे सी का किया जाए, लेकिन नहीं मिल पाया। फिर मुझे दोबारा से ही एनसीसी पूरी करनी पड़ी। सबसे पहले तो मेरा वहीं पे हो गया था कि यार मुझे 3 साल फिर से और रगड़ना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि कॉलेज में ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है जैसे मैंने आपको बताया। तो 2019 में एनसीसी की प्रैक्टिस करी कैंप वगैरह के लिए, 2020 में करी थी। फिर मार्च में लॉकडाउन लग गया था, फिर लॉकडाउन लगा, नवंबर में खुला। तो नवंबर के टाइम पे भी जिन जिन बच्चों की ड्रिल अच्छी थी उनमें से एक मैं भी थी, मतलब कि जिसका सिलेक्शन हुआ था आरडीसी के लिए। और आरडीसी के लिए सिलेक्शन हुआ तो हम मतलब पहले इस कॉलेज से सिलेक्शन होता है, फिर बटालियन से, फिर बटालियन से होने के बाद देहरादून जाते हैं। तो बटालियन में भी हो गया था, देहरादून भी चले गए थे, लेकिन वहाँ पे किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब निकली, सच में बहुत ज़्यादा ख़राब निकली। लॉकडाउन ने मतलब इतना ज़्यादा बर्बाद किया ना, हर किसी का बर्बाद किया। लेकिन सच में मेरी जो एनसीसी की जर्नी थी ना, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा कर रखा है, लेकिन जो एनसीसी की जो अचीवमेंट होती है ना, मेरे पास एक भी नहीं अभी तक अचीवमेंट।
मेरी जो अचीवमेंट है, हाँ बस ये है कि मैंने अपनी इमेज वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी बना ली थी, जूनियर के सामने और सीनियर के सामने, दोनों के सामने पे। लॉकडाउन में किस्मत खराब एनसीसी के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वहाँ पे जब सिलेक्शन हो रहा था ना, तो और टाइम पे आरडीसी के लिए रिपब्लिक डे कैंप होता है जो एनसीसी का, और टाइम पे लंबी लंबी हाइट वालों को लिया जाता था। मेरी हाइट काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि पता नहीं अचानक से सारे सब कुछ चेंज हो गया और लंबी हाइट वालों का पत्ता ही कट कर दिया और छोटी हाइट वालों को रख दिया था। तो वहाँ से मेरा पत्ता कट। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो इस साल नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम करेंगे जब लॉकडाउन भी पूरे तरीके से हट जाएगा, कोरोना वगैरह। फिर 2021 उस टाइम पे भी प्रैक्टिस करी। फिर सिलेक्शन के लिए जब एसएम सर आए वहाँ पे, तो उस टाइम पे भी फिर से हाइट का हो गया, फिर मैं हाइट में बाहर। तो मेरा जो एनसीसी में है ना कि मेरा था कि मैं आरडीसी कर लूँ, और हमारी जो वो थी क्लास थी हमारी 3rd ईयर की, उसमें बहुत सारे बच्चे थे, मतलब हम लगभग थे हम 63 बच्चे। तो इतने में से बहुत सारे कैंप आते हैं, सबको सब कुछ नहीं मिल पाता है, तो मैंने उस टाइम पे भी आरडीसी को ही चुना। लेकिन फिर भी आरडीसी जो है ना वो नहीं हो पाया उसमें सिलेक्शन। इतनी ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी ना दोनों टाइम पे। पहले तो मैंने इसलिए मना लिया था अपने आप को कि चलो लॉकडाउन लग गया तो कुछ ऐसे चलो कोई बात नहीं हुआ। फिर जब मैंने दूसरी बार भी जब वो करी ना, प्रैक्टिस करी, फिर भी मुझे नहीं मिल पाया। तो बहुत ज़्यादा एक ना मन अजीब सा टाइप का हो गया था। लेकिन फिर भी जो मेरी एनसीसी की जर्नी थी, मैंने उससे अचीवमेंट नहीं मिली, लेकिन मेरा ऐसा है कि मैं लोगों के सामने बोलना सीख गई। पहले से बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती थी लोगों के सामने बोलना, लेकिन अब बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होती है, बोल लेती हूँ लोगों के सामने, कॉन्फिडेंट खुद ही आ जाता है। तो एनसीसी में से मैंने एक तो कॉन्फिडेंट आया मेरे पे, और दूसरा ये है कि मैं 2 लोगों के सामने, 2 लोग क्या मतलब मैं 10 लोगों के सामने भी बोल सकती हूँ, कितने भी लोगों के सामने बोल सकती हूँ। और यहाँ पे भी एनसीसी के साथ साथ मेरी जो ग्रेजुएशन है वो भी कंप्लीट हो गया। एनसीसी का 3rd ईयर भी कंप्लीट हो गया और ग्रेजुएशन भी, और दोनों में मैंने दोनों क्लियर कर लिए। और फिर हमारी हो गई थी विदाई वहाँ से। फिर विदाई होने के बाद मैंने वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करा, मैं यहाँ आ गई थी पिथौरागढ़। कॉलेज और एनसीसी पूरी हो गई थी मेरी। एनसीसी पूरी होने के बाद कॉलेज के पेपर बाद में थे, तो जिन दिनों कॉलेज के पेपर चल रहे थे मई जून में, उसी टाइम पे पुलिस की भर्ती भी आई हुई थी। तो पुलिस की भर्ती का सिलेक्शन, फिजिकल सिलेक्शन तो हो गया था, 96 नंबर बने थे मेरे, और 96 नंबर बने। उसके बाद मैं यहाँ पिथौरागढ़ आ गई थी। और उस टाइम पे ऐसा होता ना कि फिजिकल बहुत सारे लोगों का निकला था और मेरे सिर्फ 96 नंबर थे, क्योंकि मेरी जो प्रैक्टिस है ना, एनसीसी पूरी पहले हो गई थी, मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद मैं रेस्ट में थी, लगातार रनिंग करने कुछ भी नहीं जाती थी, सिर्फ 1 हफ्ते प्रैक्टिस करी तो 96 नंबर आए। लॉन्ग जंप ये एनसीसी में होता नहीं है, रनिंग वगैरह होता है। तो फिर उसके बाद आई पिथौरागढ़, और यहाँ पे 2-3 मैंने कोचिंग करी। उसके बाद मुझे लग गया था कि कभी पेपर कैसा होता, कभी रद्द हो गया, कभी कुछ हो गया। मुझे लगा कि भाई यहाँ पे भी कुछ नहीं होने वाला है, और सिलेक्शन भी नहीं हुआ मेरा। और बहुत सारे जो मेरे दोस्त थे, किसी का भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। मेहनत तो हमने बहुत करी थी, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया। और जितने नंबर मेरे बने थे उतने में ऐसा होता है कि जनरल कैटेगरी को ज़्यादा नंबर चाहिए होते हैं, और SC ST वालों के उतने में सिलेक्शन हो गए थे। तो उस टाइम पे बहुत बुरा लगा था कि यार औरों का सिलेक्शन हुआ और हमारा नहीं हो पाया, इस वजह से, सिर्फ इस वजह से। तो उसके बाद में ना इतना अजीब सा होता था कि घर वालों के ऊपर बोझ टाइप का, कि पढ़ भी रहे हैं और इतने सब कुछ कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा बर्बाद हमारा लॉकडाउन ने करा, इतने 2-3 साल हमारे इतने गंदे तरीके से बर्बाद किए ना लॉकडाउन ने, कुछ भी चीज़ नहीं हो पाई। बस किस्मत ऐसी ख़राब चलती रही। फिर बीच में उसके बाद मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। लेकिन जो मेरी यूट्यूब जर्नी है ना, इसका मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊंगी, इसमें बताऊंगी आपको पूरी स्टोरी। बस इतना बता देती हूँ कि जिस टाइम पे मैंने व्लॉग स्टार्ट करा था ना, तो मेरे पास फ़ोन तक नहीं था। फ़ोन था ये वाला, और इसमें इतना गंदा कैमरा है ना, बहुत ही ज़्यादा गंदा कैमरा है। और लेकिन एक चीज़ का फ़ायदा हुआ था कि जिस टाइम पे हम वो थे कॉलेज से पास आउट हुए थे ना, तो उस टाइम पे हमको मिले थे 12,000 रुपये। तो मैंने वो रुपये ऐसे ही रखे, और फिर उसमें ही थोड़ा जो अपनी पॉकेट मनी होती है पापा देते थे, तो उससे बचा के एक फ़ोन ले लिया था। और बाकी बाद में जो मेरा फ़ोन था वो एक्सचेंज कर लिया था मेरे पतिदेव ने फ़ोन एक्सचेंज किया ना। उसके बाद आप पहले के व्लॉग और अभी के व्लॉग देखो ना, क्लियरिटी में बहुत अंतर है। फिर उसके बाद शादी की बारी आई, और शादी की बात वगैरह चल रही थी। फिर मैंने भी सोचा कि चलो कर लेते हैं शादी, क्योंकि मेरे पापा हर महीने मुझे 7,000 रुपये देते थे। तो जो 7,000 रुपये मुझे देंगे, उससे अच्छा वो बच जाएगा ना उनका, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं एक नॉर्मल फैमिली से हूँ। और अभी भी मेरे मायके में ना पाथर वाला घर है। वो पाथर वाला घर इसलिए है क्योंकि
मेरे पापा के पीछे कोई सपोर्ट नहीं था। किसी का भी ऐसा होता है ना कि पीछे से कोई सपोर्ट होता है, जैसे पापा का, बड़े भाई का, किसी का सपोर्ट होता है तो वो बंदा आगे आगे बढ़ते रहता है। पर लेकिन मेरे पापा का ऐसा था कि जितना कमाते थे ना वो हमारे ऊपर ही लगता था, हमारी पढ़ाई के ऊपर ही लगता था। मेरी पढ़ाई के ऊपर लगा। मेरे पापा ने 9th तक पढ़ा, मम्मी ने 5th तक पढ़ा, लेकिन मेरे को पूरा पढ़ा रखा है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करा रखा है। मेरे भाई ने कॉलेज नहीं किया, उसने कॉलेज का भरा था लेकिन वो भी फिर जॉब करने लग गया था। उसने भी सिर्फ 12th तक पढ़ रखा है, लेकिन मेरी जो पढ़ाई है ना उन्होंने पूरी करी। और मुझे ना इतना अफसोस होता है ना कि उन्होंने मुझे इतना सारा पढ़ाया लेकिन मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाई। मतलब होता है ना कि कभी कभी किस्मत का भी खेल होता है, बंदा कितनी भी मेहनत करे वो किस्मत बीच में आ ही जाती है। तो तभी मैंने व्लॉग भी स्टार्ट करा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि शादी कर ली, पति के पैसों का खा रही है, आर्मी में पति है, आर्मी वाला बंदा है तभी शादी करी। तो मतलब ना वो सोच का फ़र्क है। और रही सरकारी नौकरी वाली बात, तो अगर जैसे मैंने लव मैरिज करी है, जिसकी किस्मत में जो होता है ना वो उसी के साथ जाता है। और घर वाले भी लेके आ सकते थे मेरी सरकारी जॉब वाला, और जो किस्मत में होता है वही मिलता है। ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम ज़बरदस्ती किसी के साथ शादी करें या जो भी है। और मुझे अपने पति के पैसों में खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तभी मैंने व्लॉगिंग भी स्टार्ट करी। और मैं आजकल आपके सामने नए व्लॉगों के साथ आपके सामने आती रहती हूँ। लेकिन अभी भी ना कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो लोग बोलेंगे कि अवार्ड मिला है, ऐसे बता रही है अपनी स्टोरी। पर लेकिन जो मेरा स्ट्रगल है ना वो मैं ही जानती हूँ, क्योंकि जो करता है ना उसे ही पता होता है कि उसने क्या क्या किया है। और जो लोग व्लॉग बनाते होंगे ना उनको पता होगा कि व्लॉग बनाने में भी कितनी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है, कितना स्ट्रगल होता है। जो लोग खुद से अपना व्लॉग एडिट करते होंगे ना उन लोगों को पता होगा खासकर, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है मतलब खुद के कि मैं एडिटर रख सकूं। और मुझे अपने पति के पैसों में एडिटर रखने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि जब मुझे थोड़ी बहुत एडिटिंग आती है तो मैं वो खुद से एडिटिंग कर सकती हूँ। उसमें फालतू में अपने पैसे क्यों वेस्ट करना। तो तभी मैंने कोई एडिटर नहीं रखा हुआ है और मैं अपनी जो व्लॉग है वो खुद ही एडिट करती हूँ। अभी तक के जो मेरे सबसे ज़्यादा व्यूज़ पड़ रखे हैं ना तो मेरी लव स्टोरी व्लॉग में पड़े हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी लव स्टोरी व्लॉग को इतना सारा प्यार दिया। उसमें 3,57,000 व्यूज़ आ रखे हैं। तो दोस्तों यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जो मेरी नई वीडियो आती रही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाकी मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।